मैम पिछली फिर से बोलो, वॉइस इज ब्रेकिंग। पिछली क्लास में क्या करता मैं? किसमें क्या यस करता मैम। है? फिर से बोलो। मैम ओके, सोशल सिक्योरिटी, what were we doing in social security? That क्या होता है सोशल सिक्योरिटी? दिस इज दैट कंटिजेंसी ऑफ लाइफ जहां वर्किंग कैपेसिटी या तो बिल्कुल कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। वैसी सोशल कंडीशंस में हम अकेले उन कंटिजेंसी से फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए वी नीड हेल्प थ्रू एंड फ्रॉम सोसाइटी। सोशल सिक्योरिटी ऐसी कंटिजेंसी होती है जिसको कि गवर्नमेंट ने कवर किया है इन वेरियस लेजिस्लेशंस। बहुत सारे लॉ हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने इस चीज को कवर किया है। क्यों कवर किया है? क्यों सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी होता है? बताइए। इंट्रोडक्टरी क्लास तो हो ही चुका है। टेल मी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तुम बताओ। हाँ, बहुत सारा देने का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारा कारण होता है जिसके लिए सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। क्यों प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है? अगर किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अच्छा, इसको एक एंगल से समझो। सरकार को इतनी चिंता क्यों होती है अनएम्प्लॉयमेंट की? अभी रिसेंट डेटा आया ना अनएम्प्लॉयमेंट का 8.2 हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, which means there was a reduction of 15 lakh jobs in 1.5 months। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है ये बताइए। पैसा नहीं कमाएगा तो नहीं कमाएगा तो आगे इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा, सोसाइटी पे कुछ असर पड़ेगा क्या? तुम इधर हो जाओ तो हाँ बताओ। बढ़ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा क्या? आप बताइए कि एक वर्कर, जो एक वर्कर है, दीघा वगैरह के एरिया में गए हैं आप? घाट तो जाते होंगे घूमने के लिए, वो रास्ते में कितनी झोपड़ियां हैं, है ना? वो एकदम बिल्कुल ही आपको लो लेवल आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बहुत इरेगुलर होगा इनका। लेकिन अगर वो भी नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, सिक्योरिटी नहीं मिले, देखो सोशल सिक्योरिटी आगे बताएंगे दो तरीके का होता है, इंश्योरेंस और असिस्टेंस। हम लोग ज्यादा इंश्योरेंस पे फोकस करेंगे क्योंकि आपको लेबर लॉ समझना है, एम्प्लॉय की तरह आपको बातें समझनी है सोशल सिक्योरिटी को। लेकिन असिस्टेंस भी तो दिया जाता है, यानी जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उन लोगों को जरूरत नहीं है? उनको भी है ना, रोड पे जो भिखारी हैं, रोड पे जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, बीपीएल लोग, एपीएल लोग, उनको सरकार मदद ना करे, करेगी ही, राइट? तो उनको नहीं करेगी तो क्या? भिखारी, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ये लोग क्या वो चोरी में नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे? अगर उनको कोई मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना मिले, उनको खाने के लिए नहीं मिले, तो एट आफ्टर अ टाइम ये एथिक्स की ये सही है ये गलत है ये खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर बच्चों को बिलखता हुआ देखता है गार्जियन तो उसको लगता है कि किसी तरह इसका पेट भरो। अब पैसा तो ऐसी चीज है कि कोई फ्री में देगा नहीं, और एम्प्लॉयमेंट आपका है नहीं, तो फिर तो वो चोरी करेगा। women will be tricked into prostitution, ट्रैफिकिंग होगी women की और बच्चों की, भीख मांगना पड़ेगा, गैंग बनेगा ये भिखारी का। एक टाइम पे बहुत ज्यादा ये हो गया था ना, बच्चों को किडनैपिंग करके और भीख मंगवाया जाता था। ये कितना बड़ा गैंग ऑपरेट करता है, आप स्टेशन वगैरह पे जाएंगे आज भी आपको, मतलब मौर्य लोग जाइए, अच्छे अच्छे बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चे उनके अपने नहीं होते हैं, वो चुराए हुए बच्चे होते हैं, ट्रैफिक किए हुए बच्चे होते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा क्या?
सोशल सिक्योरिटी सोशल असिस्टेंस नहीं देने से बढ़ेगा ना, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी। कोविड के समय भी ये चीज बढ़ा था क्योंकि सब तरीके से एम्प्लॉयमेंट बंद था, तो जो लोग ठेला और रिक्शा चला करके खाते थे आखिर वो पेट कैसे भरेंगे, बढ़ा था कि नहीं, ये चीज आप समझ सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का सरकार के लिए एक इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन सोसाइटी पे इसका इम्प्लीकेशन समझिए कि अगर सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस, आपने सब सुना है ये चीज कि सरकार चावल देती है, गेहूं देती है, तौल के देती है ना, पेंशन देती है, विधवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत जो 40 साल से ऊपर की औरतें हैं उनको 300 रुपया पर महीने का पेंशन दिया जाता है। हाँ, तो उसके लिए कार्ड Yes, वगैरह ma'am. बनाना पड़ता है, कार्ड जो जिस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। बीपीएल कार्ड बनता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड, उनकी फैसिलिटीज वगैरह अलग अलग होती है। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, क्या ऑब्जेक्टिव है सोशल सिक्योरिटी देने का? फर्स्ट यू राइट डाउन objectives of social security. First, to continue income of the employee. To continue income of the employee. Next, to support in livelihood of the employee. To support in livelihood of the employee. To support in livelihood of the employee. Next, to prevent social problems. To prevent social problems in case of contingencies of life. To prevent social problems in case of contingencies of life. ब्रैकेट में डालो, रॉबरी, prostitution, trafficking, etc. मैम क्या बोली? रॉबरी, prostitution, trafficking, etc. मैम रिपीट कीजिएगा तो रॉबरी के बाद। रॉबरी, prostitution, trafficking, etc. I will explain these points to you after you write down. Next, full utilization of working efficiency. Full utilization of working efficiency full utilization of working efficiency in case efficiency on hazardous work, on hazardous work, hazardous on hazardous work,
hazardous, hazard लिखिए HAZARD, hazard OUS, hazardous. हो गया? नेक्स्ट लिखिए, टू रिटेन वर्कर्स एट वर्क, टू रिटेन वर्कर्स एट वर्क. नेक्स्ट, to improve morale, to improve morale and satisfaction of employees. To improve morale and satisfaction of employees. Work. Next, one important objective of social security, one important objective of social security is to improve the supply of labor, is to improve the supply of labor is to improve the supply of labor on unhygienic nature of work, on unhygienic nature of work. Because of social security, because of social security, a lot of industrial organizations, because of social security, a lot of industrial organizations involved in hazardous and unhygienic work involved in इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के बाद wait, I'll repeat this line. कहने का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सोशल सिक्योरिटी का ये होता है कि जो अनहाइजीनिक, हम समझा देंगे इसके बाद, और हैजार्डस नेचर ऑफ वर्क जो होता है उस पे भी वर्कर्स को अट्रैक्ट करना आसान होता है. राइट दिस इन योर ओन लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में लिखिए जैसे लिखना है. One important objective of social security is to improve the supply of labor on hazardous and unhygienic work. There are lots of industrial organizations involved in hazardous or unhygienic work can attract large number of workers. Can attract large number of workers. Can attract large number of workers. हो गया? Last point. Write down. To minimize absenteeism and labor turnover. To minimize absenteeism and labor turnover. Absenteeism and labor turnover. हो गया? Now I'll explain this one by one. पहला point क्या लिखा है? Switch on that fan. एक fan के बात चला. बोलो. पहला point 2. ठीक है? सोशल सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही होता है
टू कंटिन्यू द इनकम। बहुत सारा जैसे आप बीमार हो गए तो एक तो वर्किंग कैपेसिटी घट गई, आप काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपको मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन से लीव विदाउट पे पे रख दिया जाए या निकाल दिया जाए, तो क्या ये दुगनी मार नहीं होगी? जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको कुछ छुट्टियां मिलती है, राइट? सीएल, एसएल ऐसे करके मिलता है, सिक लीव, कैजुअल लीव। वो सब किस लिए होता है? सिकनेस लीव, ईएसआई वगैरह में आप देखेंगे कि जो वर्कर्स होते हैं ईएसआई वगैरह में, उनको अब ये सिकनेस को आप समझ रहे हैं सर्दी खांसी बुखार, यही समझ रहे हैं ना? सर्दी खांसी बुखार, वायरल फीवर, 5 दिन ठीक, 6 दिन ठीक होकर के चले गए। पर इस सिकनेस में कैंसर भी तो आता है, इस सिकनेस में टीबी भी आता है, कोई मेजर इंजरी आती है ना? तब तक क्या होगा? आपको सिकनेस की फैसिलिटी दी जाएगी। ईएसआई में जो कवर्ड है, ईएसआई एक एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, आपने लिखा होगा कॉपी में, उसमें जनरल सिकनेस का भी प्रोविजन है और एक्सटेंडेड सिकनेस का भी प्रोविजन है। अगर आपकी सिकनेस इतने इतने दिन से ज्यादा की रही, तब आपको क्या बेनिफिट दिया जाए? ठीक है, नेक्स्ट जोर से बोलो। वही बात है, लाइवलीहुड आपके आजीविका को सपोर्ट करने के लिए कि आप किसी ऐसे एब्नॉर्मल कंडीशंस के थ्रू जा रहे हैं, तो इनकम को रेगुलराइज करने के लिए कि हाँ ठीक है, लाइवलीहुड आपकी कैसे चलेगी, आपकी फैमिली की कैसे चलेगी। नेक्स्ट, ये समझा चुके हैं सोशल प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट, देखिए फैक्ट्री वगैरह में बहुत सारा ऐसा काम होता है जो हजार्डस है। हजार्ड मतलब, गाड़ी में हजार्ड लाइट होती है ना, हजार्ड मतलब कुछ बहुत डरावना, कुछ बहुत गड़बड़ हो जाना, खराब हो जाना। फैक्ट्रीज बगल में कोको कोला है, आपको लगता है कि वहां पे गैस बर्नर नहीं होगा? गैस सिलेंडर जरूर होगा, फर्नेस जरूर जलता होगा। आखिर फैक्ट्री में तो ये सब चीज रहती। फैक्ट्रीज में मशीन होती है, लेथ मशीन वगैरह का काम देखा है कभी? कितना कितना उसका इक्विपमेंट बाहर निकला रहता है, उस पर काम किया जाता है बहुत ध्यान से। हाथ कट जाना, पैर कट जाना, ये सब बहुत मामूली बात है बाहर के। तो वैसे कंडीशंस में इतने सारे हजार्डस वर्क होते हैं, कौन करना चाहेगा? जब तक सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन, हाँ ये मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये इजी होता है लोगों को अट्रैक्ट करना वैसे कामों के लिए, और उनका फुल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी का कर पाना। उनके डीप डाउन दिमाग में ये चीज रहता है ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये बेनिफिट मेरे परिवार को मिलेगा, राइट? इसकी वजह से ये वो काम में अपना पूरा मन लगा सकते हैं। अब बताओ, नाइट शिफ्ट लोग कराते, नाइट शिफ्ट का पैसा अलग से मिलता है, नाइट अलाउंस करके। जो डे शिफ्ट में आते हैं उससे ज्यादा उनको मिलता है जो नाइट में आते हैं। अगर किसी को एक्स्ट्रा पैसा ना मिले, कोई अपनी रात की नींद क्यों खराब करना चाहेगा? ये तो एक नॉर्मल रूटीन है कि शाम को आप 8 बजे से सुबह 7 बजे तक काम कर रहे हैं। तो देयर शुड बी सम ग्रीड इन दैट वर्क ना। ये लालच होती है कि अच्छा 3-4 हजार रुपए महीने का एक्स्ट्रा बन जाएगा, या ओवर टाइम का अगर पैसा नहीं दिया जाए, या संडे को बुला के उसका पैसा नहीं दिया जाए, तो बहुत डिससैटिस्फैक्शन फील होगा ना। कमिंग बैक टू दिस, टू प्रिवेंट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, आपका दिमाग फ्री रहेगा, आप साइकोलॉजिकली फ्री रहेंगे इस चीज के लिए, तो आप अपने काम में मन लगा सकते हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट, अच्छा, रिटेन वर्कर्स एट वर्कप्लेस का क्या मतलब हुआ? सो सिंपल, टेल मी। लगाए रखें, रिटेन करके रखें, वहीं पे रोक के रखें। क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस।
जितना ज्यादा लेंथ होगा आपके सर्विस का उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट, ऑब्वियसली अगर आप मोरली खुश हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, डीप डाउन इनसाइड आपके दिमाग में ये है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे फैमिली का टेक केयर हो सकता है, तो आप फुल एफिशिएंसी को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, दिमाग से फ्री भी रहेंगे और सेटिस्फाइड भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये वही वाली बात हुई, हजार्डस वर्क यानी जो खतरनाक काम है, और फैक्ट्री में बहुत सारा अनहाइजीनिक काम भी होता है। अनहाइजीनिक मतलब बहुत गंदा, जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। कोई भी फैक्ट्री होती है वो अपना कचरा ऐसे ही नहीं बहा सकती है, ठीक है, तो पॉल्यूशन कॉज करता है। तो एक प्लांट होता है, सीवेज प्लांट होता है, पूरी हमारे यहाँ टॉयलेट की टंकी बनती है ना, अब उसको सोचो फैक्ट्री में उसका कचरा का इतने गंदे गंदे केमिकल्स बहते हैं फैक्ट्री में, जहाँ स्किन की क्रीम बनती है ना, इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी में सल्फर डाला जाता है, सब स्किन की क्रीम में सल्फर लगभग रहेगा, एक एक्जिमा वगैरह होता है उसके लिए बनाया जाता है, वहां तुम खड़े नहीं रह सकोगे, इतना गंदा स्मेल आता है। ठीक है, तो तुम सोचो कि जो लोग काम करते हैं उसकी क्लीनिंग में, प्लांट्स में उसका कचरा साफ करने, उनको कितनी दिक्कत होती होगी, कितना स्मेल, कितना अनहाइजीनिक है वो वर्क। अगर उसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो क्या कोई ड्राइव रहेगा उसको करने में? नहीं रहेगा ना, यही है। और जहां तक हजार्ड की बात है, तो आपने सुना होगा फैक्ट्रीज में बहुत हजार्ड होता है, बहुत सा टाइप का एक्सीडेंट पॉसिबल है, प्लेट मशीन में हाथ कट जाना, पैर कट जाना, चल जाना। Where I was working in the organization, वहाँ पर एक गैस स्मोक एक आदमी हैंडल कर रहा था, ठीक है, वो ऑपरेट कर रहा था ऐसे झुक के, although he was wearing the safety glasses, तो इसकी आंख बच गई, लेकिन ऐसा ब्लास्ट हुआ था, इस तरीके का ब्लास्ट हुआ था उसके मुंह के पास कि immediately he was rushed to the hospital, और 24 टाका 24 स्टिच सिर्फ चेहरे पे पड़ा था, सिर्फ चेहरे पे, बाकी हाथ और पैर की इंजरी अलग। And he was indicated not to get up from the bed for 3 months. उठना ही नहीं था बेड से। आदमी धीरे 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 आफ्टर 8-9 months वो आदमी फिर ऑफिस आना शुरू किया। We saw him after 9 months. पूरा चेहरा खराब हो चुका था, वो तो परमानेंट लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि जब चोट लगती है तो वो टांका दिया जाता है तो स्किन जुड़ जाती है, पर बर्न जब होता है तो आपका चमड़ा निकल जाता है ना बाहर, स्किन जल जाती है, राइट? कभी माचिस से बस हल्का सा लग जाता है तो आप देखिए कितनी देर तक वो लहरता रहता है। आप सोचिए किसी के चेहरे पे ब्लास्ट हो जाए, इस तरीके की चीजें होती रहती है फैक्ट्री में, इसीलिए इस तरीके की नौकरी में सोशल सिक्योरिटी दिया जाना बहुत जरूरी होता है, ताकि लोग आगे आए उसको करने के लिए, और जब करें तो दिमाग में ये रहे कि अगर मुझे कुछ हुआ मेरी फैमिली को ये बेनिफिट मिलेगा। वो ब्लास्ट हुआ, बच गया, कोई और मेजर ब्लास्ट होता तो मर भी जाता, राइट? माय ब्रदर वाज वर्किंग इन जनरल स्टील्स, ओके, ही वाज वर्क, आप जब काम करेंगे, अगर ऑफिस वर्क है देन इट्स ओके, बट इफ यू वर्क इन फैक्ट्री, इफ यू वर्क इन माइंस, you will see that accident is a major threat to this kind of work. माइंस वगैरह में आग लग जाना बहुत कॉमन बात होती है, क्योंकि कोयला बहुत हीटेड होता है ना, जरा सी चिंगारी से पूरे माइंस में आग लग जाएगी। वहाँ सेफ्टी इंजीनियर्स भी रहते हैं, वर्कर्स भी रहते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में ये मेंशन भी किया गया है कि हर 1000 वर्कर पे एक सेफ्टी ऑफिसर का रहना मस्ट है, मिनिमम, कि रखना ही होता है। 2000 वर्कर रहेंगे तो 2 सेफ्टी इंजीनियर, 2 सेफ्टी ऑफिसर एटलीस्ट, ज्यादा भी रखा जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट?
एब्सेंटिज्म को जानता है, मतलब क्या होता है? लेबर टर्नओवर आपको पता होगा, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े, लेबर वेलफेयर पढ़े ना चैप्टर, उसमें लेबर टर्नओवर जरूर पढ़े होंगे। पढ़े हैं और भूल गए हैं तो वही गलत बात है। जब जो कंपनी शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ एम्प्लॉय को दूसरी जगह से। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को मालूम है लेबर टर्नओवर क्या होता है? नो मैम। इतना साफ अलग चीज जोड़ रहे हैं आप। बीबीए में ना यू मस्ट हैव स्टडीड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इंडस्ट्रियल सिकनेस भी होता है, एग्जिट पॉलिसी में पढ़े होंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस, राइट? नो, शिफ्ट किया जाता है उसको लेबर टर्नओवर नहीं कहते। व्हेन एम्प्लॉइज लीव द ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। जब हम लेबर टर्नओवर की बात करेंगे तो हम पीरियड ऑफ टाइम हमेशा डिफाइन करेंगे कि the number of employees leaving the organization in a particular period of time is known as labor turnover ratio. ठीक है? तुम जो बोले कि ज्यादा हो जाते हैं, बोले ना भाई ज्यादा हो जाते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं एम्प्लॉयज और उनको निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। ठीक है, उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट। दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एब्सेंटिज्म क्या? लेबर टर्नओवर समझ में आया? लेबर टर्नओवर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जाते हैं उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर आईटी कंपनीज के लिए एक मेजर हेडेक है, क्योंकि उनका कंपनी छोड़ने का रेशियो ज्यादा होता है। They come, they join the organization, they learn new skills, they train for things, they work for some time, get well versed with that technology, and they leave the organization. ठीक है? कंपनी को बहुत खर्च होता है किसी एम्प्लॉय को वहां तक पहुंचाने में, रिक्रूट करने में, उनको ट्रेन करने में, और जब आप पुराने हो जाते हैं तो आप ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं। करते हैं, करेंगे ही ना? आपका पहला दिन कॉलेज का याद कीजिए, जब आप यहाँ आए आप थोड़े डरे डरे से थे, थोड़े सहमे सहमे से थे, कहाँ क्लास होता है, कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, कितना स्ट्रिक्ट है, कितना स्ट्रिक्ट नहीं है, कॉपी चेक होती है, कैसे एग्जाम होता है, क्या डिसिप्लिन है, राइट? और अब वो सब नहीं है, टीचर पूरा वेल वर्स्ड है आप ऑर्गेनाइजेशन से, है ना? यही एम्प्लॉइज के साथ भी होता है ना। शुरू के 6 महीने सीखते हैं वो किसको कम्युनिकेट करना है, किसको रिपोर्ट करना है। धीरे धीरे जब अपना काम सीख जाते हैं तो और तेजी से करते हैं और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो बात सिर्फ रिक्रूटमेंट की नहीं है, जो नया एम्प्लॉय आएगा उसको फिर उतना ही टाइम लगेगा सीखने में। इससे ऑर्गेनाइजेशन का काम भी हैम्पर होता है ना। जस्ट इमेजिन, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, नीचे रिसेप्शन पे जो आदमी बैठे हैं उनको पूरा पता है सिमेज को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे क्या होता है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है। हमको पता है कि हमको क्या जरूरत के लिए उनके पास जाना है, ये भी पता है। अब कोई नया आदमी या कोई नई लड़की आ जाए वहां पर तो उसको बहुत टाइम लगेगा ना उस चीज को ओवरकम करने में, लगेगा ना? यही एम्प्लॉय के साथ होता है। अब ये बताओ, लेबर टर्नओवर समझ में आया? देखो, टू एन एक्सटेंट, एक हद तक लेबर टर्नओवर अच्छा माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब नए एम्प्लॉयज आते हैं वो अपने साथ नया काम करने का तरीका लेके आते हैं, नई बुद्धि लेके आते हैं, नया कॉग्निटिव स्किल्स लेके आते हैं, नए अच्छे तरीके से शायद बेहतर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लेके आते हैं। आप ये समझिए 3+1 4 होता है और 2+2 भी 4 होता है, लेकिन दोनों तरीके में से कोई एक तरीका ज्यादा बेहतर हो सकता है ना। आपके घर से यहाँ आने का साइकिल से भी रास्ता है और आप बस से भी आ सकते हैं। बोथ आर
effective, which is efficient, सोचते रह जाओगे, बस बस इज मोर एफिशिएंट, टाइम बचता है आपका, आप आ सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंट और इफेक्टिव में क्या अंतर होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग, और एफिशिएंट का मतलब होता है डूइंग द थिंग्स राइट। 5 लोगों का काम करने का तरीका सही हो सकता है, लेकिन किसी एक का तरीका ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा सही हो सकता है। समझ में आई बात? और ऑर्गेनाइजेशन में हर उस चीज की वैल्यू है जो टाइम बचाता है, जो जल्दी काम करता है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। लेबर टर्नओवर समझ में आया? ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ सिकनेस की वजह से जब छोड़ के जाते हैं तब होता है, और जो ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? रिट्रेंचमेंट। कोविड में रिट्रेंच कर दिया ना इतने लोगों को ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ एब्सेंटिज्म का क्या मतलब होता है? अच्छा, एक एग्जांपल, एक सवाल का जवाब। I am an employee of this organization. I am a faculty. I am working here. The next thing is कि अगर हम यहाँ से बिना बताए, एब्सेंट हो जाए 3 दिन के लिए, and I go off for a vacation, ठीक है, बिना इन्फॉर्म किए, तो क्या chaos नहीं होगा? पहली बात, मैंने डिसिप्लिन ब्रीच किया, आई डिड नॉट गेट माय लीव अप्रूव्ड। द सेकंड थिंग, क्योंकि हम बता नहीं रहे हैं कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कोई सब्स्टिट्यूशन क्लास नहीं लगाई जा सकती है। वो लगाने में दिक्कत होगी कि मैम आएंगी पढ़ाने की, नहीं आएंगी। सब्स्टिट्यूशन क्लास भी लगाने में बहुत माथापच्ची करनी होती है, कौन से टीचर खाली है, कौन से टीचर खाली नहीं है। तो क्या मैं अपने वर्क प्लेस से एब्सेंट कहलाऊंगी? यस और नो? बोलो, कितने लोग यस बोलते हो? यस मैम। ओके, तुम लोग बताओ, हाथ उठाओ जो यस बोल वाले हो। नो, यस वाले कोई तो राइट होगी, यस और नो? यस, आई विल बी कॉल्ड एब्सेंट। एचआर के टर्म में आप लोग स्कूल में चले गए, प्रेजेंट मैम, यस मैम, एब्सेंट मैम, वही चले गए ना? नहीं, अगर वर्कर या एम्प्लॉय अपने प्लेस से अनअनाउंस्ड चला जाता है, वो बता के नहीं जाता है, आप लोग उसको अपने तरह से देख लो, आप नहीं आएंगे तो एब्सेंट मार्क हो जाएंगे, लेकिन आप जब काम करेंगे तब आप एब्सेंट तब कहलाएंगे जब आपकी लीव अप्रूव नहीं होगी। इन टेक्निकल एचआर टर्म्स, इन टेक्निकल टर्म्स, मैं अगर बिना बताए यहाँ से चली जाऊं 3 दिन की छुट्टी पे, और आई डू नॉट इन्फॉर्म एनी ऑफ द अथॉरिटीज, यहाँ का काम गड़बड़ होगा। मेरी जो मेरा यहाँ पे 4 क्लासेस है, अब 4 क्लासेस में सब्स्टिट्यूशन लगेंगी कि नहीं लगेंगी, कौन लेगा, कोई टीचर खाली है कि नहीं है, स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, ठीक है, आई विल बी कॉल्ड एब्सेंट। तो वर्क प्लेस पे अगर सोशल सिक्योरिटी दी जाती है तो एम्प्लॉय हैप्पी होते हैं, सेटिस्फैक्शन होता है, उनका मोरल इंप्रूव होता है, एंड देयर आर लेसर चांसेस ऑफ एब्सेंटिज्म। बिना बताए वो कम जाते हैं, छुट्टी लेके जाते हैं। समझ में आई बात? वर्क प्लेस अगर हैप्पी नहीं होता है तो एब्सेंटिज्म का केसेस बढ़ जाता है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये सब एचआर का प्रॉब्लम्स है, इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश की जाती है। समझ में आई बात? नेक्स्ट इज सोशल असिस्टेंस। देखिए, एक चीज आप देखिए, सोशल सिक्योरिटी बताए थे, सोशल सिक्योरिटी 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी? एक होता है सोशल इंश्योरेंस, क्या होता है सोशल असिस्टेंस।
पढ़ेंगे क्योंकि आपको लेबर लॉस पढ़ना है, लेबर लॉस के बारे में जानना है। सोशल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो सरकार ने जो नियम कानून बनाया है, सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन बनाया है, कौन कौन सा लेजिस्लेशन जो सारा लिखवाए थे, वो सारे लेजिस्लेशन आपके ऊपर लागू होंगे ना, आप कहीं एम्प्लॉयड है तो। लेकिन क्या ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है, आरटी 10-12% से क्या 10% है इंडिया में, द रेस्ट इज 90% इज अनऑर्गेनाइज्ड। क्या बाकी लोग जो एम्प्लॉयड नहीं है उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए। ये बहुत बड़ा मास होता है, अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो एक मेजर प्रॉब्लम आ सकता है समाज में। और इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 41 में, ठीक है, आर्टिकल 41 में कि वी आर अ कि हमें वेलफेयर स्टेट है हम लोग, इसलिए द स्टेट शैल विदिन इट्स स्कोप वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। कल्याणकारी राज्य है, तो हमारी सरकार को, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, सिर्फ काम, लोगों के हित में, लोगों के कल्याण में जितना काम होना चाहिए वो करना सरकार का काम। सोशल असिस्टेंस बहुत पुअर लोगों को दिया जाता है, इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ये कंट्रीब्यूटरी होता है। पीएफ का एक्ट लिखा है, पीएफ में आपका भी पैसा कटता है ना, आपका भी 12% और एम्प्लॉय का भी 12%। कंपनी का क्या होता है, एम्प्लॉय का 12%। इसमें ऐसा कुछ नहीं। सोशल असिस्टेंस 100% कंट्रीब्यूशन किसका होता है? जोर से बोलो। ये एम्प्लॉयर देता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये सरकार देती है, सरकार देगी ना, एम्प्लॉयर बांटेगी कभी इतना पैसा? ये 100% कंट्रीब्यूशन इसमें सरकार का होता है। मनरेगा सुने हो ना? मनरेगा सुने हो? मनरेगा अपना सोशल असिस्टेंस किसके थ्रू देती है? ब्लॉक्स के थ्रू देती है। ब्लॉक में जाते हैं ना लोग लेने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट का भी देती थी। अच्छा, ये सब सुने होंगे कि चावल, गेहूं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को दिया जाता है, ना, ये सब सोशल असिस्टेंस में आता है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, 40 साल से ऊपर की औरतों को 300 रुपए पर महीने का पेंशन मिलता है। ये सब है ना जो सरकार में अलग से है, उन लोगों के लिए नहीं है जो एम्प्लॉयड है, जो नॉन एम्प्लॉयड है, और जो माने उनका मींस टेस्ट होता है, जैसे कितने उनके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि कोई और साधन नहीं है उनके पास आजीविका का या हेल्थ का। इसमें ऐसा होता है क्या कि इंश्योरेंस में कि आपकी सैलरी 22,000 है तो आपका पीएफ नहीं कटेगा, किसी का 70,000 है तो उसका पीएफ कटेगा, सबका कटना है, सबको मिलना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एक एलिजिबिलिटी कार्ड यानी मींस टेस्ट होता है। बीपीएल सुने हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड, तो वो सब अलग-अलग स्कीम्स के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी होती है। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? राइट। अब सोशल असिस्टेंस स्टिल 8 मिनट्स। सोशल असिस्टेंस में ये होता है, देखो, कुछ कंप्लीटली राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके देती है, और कुछ स्कीम, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार की होती है। ठीक है, राइट डाउन। सोशल असिस्टेंस, social assistance is a cabinet decision where 100% contribution is made by the government.
where 100% contribution is made by the government. To claim this, proving need is important. मतलब proving need, जरूरत दिखाना जरूरी होता है. Proving need is important. रहने दो एक तक.